वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2020 के अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है पिस्ताशियो लिमिटेड। तो फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पिस्ताशियो लिमिटेड पीएल, मिंट लिमिटेड एमएल एंड जेलापिनो लिमिटेड जेएल एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो हमारे सामने जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल और कैश के बैलेंसेस तीनों कंपनीज के गिवन है। उसके बाद शेयर कैपिटल जिसकी पार वैल्यू ₹10 पर शेयर है, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग भी गिवन है, और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो गिवन है, उसमें करंट और नॉन करंट डिस्टिंग्विश नहीं की हुई। सो ये इस डाटा के बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में जो पीएल की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गिवन है, यानी पीएल एंटिटी के अंदर ही इन्वेस्टमेंट शो हो रही हैं, तो दैट वुड बी पेरेंट एंटिटी। तो डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 2019, इसको 1 साल हो गया है, 25% होल्डिंग जेएल में, और उसकी रिटेन अर्निंग उस दिन 200 की थी, तो ये एक एसोसिएट बन जाएगी। और दूसरी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2019 को है, तो ये मीडियर एक्विजिशन है और 9 मंथ्स का टाइम बनता है। 80% होल्डिंग है, इन्वेस्टी एमएल है, 360 मिलियन इनकी रिटेन अर्निंग गिवन है। तो फॉलोइंग कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल शेयर आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एमएल से रिलेटेड अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। ट्रांसफर ऑफ पीएल्स फ्री होल्ड लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 88 मिलियन एंड ₹108 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो इसका डिस्पोजल भी रिकॉर्ड होना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट के अंदर फेयर वैल्यू पे मैयर होगी 108 पे। कैश ऑफ ₹115 मिलियन वुड बी पेड इन Feb 20 if ML's net profit for the year 2019 would increase by 20% as compared to last year. Fair value of this consideration on acquisition date was estimated at ₹70 million at year end. The set target has been achieved by ML. तो इनिशियली तो हम इसको 70 मिलियन पे मैयर करेंगे एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, जो इसकी फेयर वैल्यू थी, और बाद में टारगेट अचीव हो गया तो इसका मतलब है पूरे 115 मिलियन पे करने, तो फेयर वैल्यू का चेंज भी रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ एमएल एंड जेएल वर ₹18 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें अगर एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मैयर करना हुआ तो उसके लिए रेलिवेंट डाटा है। At the date of acquisition of ML, carrying value of ML net asset were equal to fair value except for inventory, which was carried at 130 million and had a fair value of ₹180 million. तो 50 मिलियन की जो है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। 20% ऑफ दिस इन्वेंट्री स्टिल इंक्लूडेड इन एमएल्स इन्वेंट्री, और बाकी 80% जो है वो पोस्ट एक्विजिशन में रिवर्स हो जाएगा। फिफ्थ है, ऑन 1 जुलाई 2019 एमएल सोल्ड अ मशीन टू पीएल। तो सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल की है 55 मिलियन की एट अ गेन ऑफ 10 मिलियन। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 ईयर है, तो इस पे अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर लेंगे। JL paid 10% dividend for the half year ended 30th June 2019. PL recorded this as other income. तो एसोसिएट ने डिविडेंड पे किया है, उसको अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया, तो अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बेसिकली इन्वेस्टमेंट में से हम इसका इम्पैक्ट ख़त्म करेंगे। सेवन्थ है कि ड्यूरिंग द ईयर पीएल मेड सेल्स ऑफ 72 मिलियन टू जेएल एट 20% अबव कॉस्ट। 60% ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड बाय जेएल ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट इन इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हमारी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। देन एज एट 31 दिसंबर 2019 पीएल हैज रिसीवेबल ऑफ 8 मिलियन फ्रॉम जेएल। अच्छा, ये एसोसिएट के साथ जो रिसीवेबल पेएबल हैं इनको तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एट ईयर एंड इंडिकेटेड दैट गुडविल ऑफ एमएल सब्सिडरी की इम्पेयर बाय 10% है। पीएल मैयर्स एनसीआई एट द एक्विजिशन डेट एट इट्स फेयर वैल्यू, यानी फुल गुडविल मेथड है, और पीएल का डिस्काउंट रेट 14% है। सो इस इंफॉर्मेशन के साथ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रिपेयर करें पीएल का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2019 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस, और बी पार्ट में लिस्ट डाउन द एडिशनल इंफॉर्मेशन हैविंग नो इफेक्ट इन योर वर्किंग इन ए अबव, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन 8 है कि रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट, तो इसको हमने कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करना, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर देंगे हम पार्ट बी के अंदर। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आंसर डेवलप करेंगे। तो एंटिटी का नाम पिस्ताशियो लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की रिक्वायरमेंट है एज एट 31 दिसंबर 2019। तो मेन जो हमारी हेडिंग्स बनेंगी वो हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स, फिर इक्विटी, और उसके बाद
लाइबिलिटीज, पार्ट बी हमने जो बनाना है, इसके अंदर हम वो एडिशनल फॉर्मेशन मेंशन करेंगे जिसका कंसोलिडेशन पे हमारी कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हमें वर्किंग्स बनानी है, तो प्रिसाइजली हम ग्रुप स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। उसके बाद हमें वर्किंग 2 बनानी है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी पे। वर्किंग 3 बननी है हमारी टिपिकल हमेशा की तरह गुडविल पर। वर्किंग 4 बनेगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर। और वर्किंग 5 बनेगी ग्रुप रिटेन अर्निंग पर। और क्योंकि क्वेश्चन में एसोसिएट भी इन्वॉल्व है तो एक एडिशनल वर्किंग हम बनाएंगे, वर्किंग 6 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पर। तो इन वर्किंग्स में सबसे पहले हमें फर्स्ट वर्किंग को कवर करना है, जिसके अंदर हम जो है जो एंटिटी है उसको कवर करेंगे। एक्विजिशन डेट, पेरेंट ऑनरशिप, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की ऑनरशिप और गुडविल का मैथड। क्वेश्चन से ये सारा डाटा इनकॉर्पोरेट करें तो सब्सिडरी का नाम है मिंट लिमिटेड, एसोसिएट का नाम है जैलापिनो लिमिटेड, और इनसे रिलेटेड जो डाटा है हमें एक्विजिशन रेट्स भी दी हुई हैं, परसेंटेज भी दी हुई है, बाकी एनसीआई निकल आएगी। और गुडविल का मेथड जो है वो भी बताया हुआ है इंफॉर्मेशन 10 में। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो मिंट लिमिटेड सब्सिडरी का नाम है। 1 अप्रैल 2019 यानी 9 मंथ्स के लिए इसकी जो है हमारी कंसोलिडेशन होगी। पेरेंट ऑनरशिप जो है वो 80% गिवन है, तो 20% एनसीआई होगा और फुल गुडविल मेथड बताया। एसोसिएट का नाम जैलापिनो लिमिटेड है। 1 जनवरी 2019 को एक्वायर हुआ है, यानी पूरा 1 साल हो गया है, और हमारी शेयर होल्डिंग 25% है। इसमें क्योंकि कंसोलिडेशन नहीं कर रहे होंगे, हम इक्विटी मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, तो एनसीआई का कॉन्सेप्ट इररेलेवेंट है। अब क्वेश्चन की डाटा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। 850 एंड 750। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स बताई हुई हैं 900 की और 170 की, तो इसमें कुछ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भी है क्योंकि सब्सिडरी की, तो हम 900 को भी फाइनल फिगर के तौर पे मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन ये वर्किंग 3 में जाएगा। और जो एसोसिएट से रिलेटेड है ये वर्किंग 6 में जाएगा। तो गुडविल के अंदर हमने मेंशन करनी है इन्वेस्टमेंट, और उसकी हम एक सब वर्किंग बना लेते हैं क्योंकि ज़्यादा डाटा है। 3.1, और जो कैश कंसिडरेशन ऑलरेडी गिवन है वो 900 है, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है इनिशियली हमने वो रिकॉर्ड करनी है 170। इसके बाद इन्वेंट्रीज हैं। ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक का बैलेंस है, तो इन सबको भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं करंट एसेट्स में। इन्वेंट्री 300 एंड 340, ट्रेड रिसीवेबल 240 एंड 200, और कैश एंड बैंक बैलेंस 60 और 170। इसके बाद पेरेंट का शेयर कैपिटल और प्रीमियम बताया हुआ, प्रीमियम नील है, तो इनको हम नोट कर लेंगे इक्विटी के अंदर।
सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और प्रीमियम 700 एंड 100 बताया हुआ है, ये वर्किंग 2 के अंदर मेंशन कर लेंगे। और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो सेम एक्विजिशन डेट पर भी मेंशन कर देते। इसके बाद रिटेन अर्निंग है पेरेंट की वर्किंग 5 में और सब्सिडरी की वर्किंग 2 में मेंशन करेंगे। फिर हमारे पास लाइबिलिटीज़ की फिगर है 340 एंड 180, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन का ये इनिशियल डाटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो देखते हैं। सब्सिडरी की प्री एक्विजिशन जो रिटेन अर्निंग है वो 360 गिवन है, तो इसको हम वर्किंग 2 में मेंशन कर देते हैं। और एज अ डिफरेंस ऑफ 480 एंड 360 हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन अमाउंट आ जाएगी 120। इसी तरह से एसोसिएट का हमने जो रिटेन अर्निंग में चेंज है वो बेसिकली प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रॉफिट की वजह से रिटेन अर्निंग बड़ी होती है और डिविडेंड की वजह से कम हुई भी होती है। तो 200 से 340 की रिटेन अर्निंग हो गई है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन चेंज है। इसका जो शेयर है वो 25% है एसोसिएट की हमारी शेयर होल्डिंग, तो उतना हमें वर्किंग 6 में उसका इम्पैक्ट रिकॉर्ड करना होगा। यानी हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जो है वो इतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी। इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो वर्किंग 5 में जाएगा, लेकिन आसानी के लिए हम ये करते हैं कि वर्किंग 6 का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वही लेकर जाते हैं हम फिर वर्किंग 5 में एक ही बार। इस तरह से हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस जो है प्रेजेंट नहीं करनी पड़ती। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने इनकॉर्पोरेट कर ली है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। द फॉलोइंग कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एमएल शेयर्स आर स्टिल अनरिकॉर्डेड। तो पहला इसमें आइटम क्या है वो देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ पीएल्स फ्री होल्ड लैंड हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ ₹88 million एंड ₹108 million रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर 88 का हमारा एसेट चला जाएगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स में फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, दैट इज 108। तो 88 की चीज़ जब 108 पर रिकॉर्ड की जाएगी तो 20 का जो डिफरेंस है वो हमारा गेन के तौर पर रिकॉर्ड होना है। वर्किंग 5 के अंदर इसका इम्पैक्ट ले लेंगे। तो 20 का गेन हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस में भी ये गेन रिकॉर्ड होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन में वो बना नहीं रहे। सेकंड पॉइंट है क्वेश्चन का कि कैश ऑफ ₹115 million वुड बी पेड इन Feb 20। अब जो हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2019 का, इससे 2 मंथ्स बाद FML's net profit for the year 2019 would increase by 20% as compared to last year। तो फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन ऑन एक्विजिशन एस्टिमेट हुई थी 70 मिलियन पे, तो एक्विजिशन डेट पर तो इसे 70 मिलियन पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए, वो हम इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन बाद में ये बताया है कि एट ईयर एंड द सेट टारगेट हैज़ बीन अचीव बाय एमएल, जिसका मतलब है कि बाद में इसकी वैल्यू बढ़कर 115 हो जाएगी। तो पहले इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं 70 पर और उसके बाद इस पर मजीद 45 का इम्पैक्ट लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर कंटीजेंट कंसिडरेशन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे।
70 की, जिससे टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी बन जाएगी 1078, जो कि हम ऊपर मेंशन कर देंगे। इसके बाद क्योंकि हमने 70 का इफेक्ट यहाँ पर लिया है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी होगी। लेकिन लायबिलिटी को अल्टीमेटली एक्विजिशन पर 70 का रिकॉर्ड किया, लेकिन 115 तक लेकर जाना है, तो मजीद 45 से भी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में जो इम्पैक्ट होगा वो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स पर होगा कि एक लाइबिलिटी जब बढ़ जाती है कंटीजेंट कंसिडरेशन, तो 115 हो गई फ्रॉम 70, तो 45 से लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये एक्सपेंस रिटेन अर्निंग को कम कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड है कि ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ ML एंड JL वर ₹18 एंड ₹16 रिस्पेक्टिवली। अब जो सब्सिडरी का शेयर है, प्राइस है, क्योंकि फुल गुडविल मेथड है तो वो तो हमारी फेयर वैल्यू मेजर करने के काम आएगा। और हम ये देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं सब्सिडरी के वो 70 मिलियन है, 700 डिवाइड बाई 10। और उसमें से जो NCI है उनके पास 20% शेयर हैं और एक शेयर 18 रुपीज़ का है। लेकिन इसमें ये जो 16 की अमाउंट दी हुई है ये हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये हमारे पार्ट बी का हिस्सा बन जाएगा, इसे नोट कर लेते हैं। तो फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ JL जो गिवन है वो हमने यूज़ नहीं की, बट NCI कैलकुलेट करने के लिए एट एक्विजिशन सब्सिडरी के 70 मिलियन शेयर्स, 20% NCI, ₹18 का एक शेयर, दैट वुड बी 252। सेम अमाउंट वर्किंग 4 के अंदर भी मेंशन की जाएगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि at the date of acquisition of ML, carrying value of ML net assets were equal to fair value except for inventory which was carried at rupees 130 million and had a fair value of rupees 180 million, यानी fair value 50 million से ज़्यादा है। 20% of this inventory still included in ML inventory और बाकी रियलाइज हो चुकी है पोस्ट एक्विजिशन में। तो 50 मिलियन का जो डिफरेंस है क्योंकि सब्सिडरी का एसेट है तो वर्किंग 2 में रिकॉर्ड करेंगे। एक्विजिशन डेट पर इम्पैक्ट होगा 50 और फिर 20% बच गई है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर इम्पैक्ट रह जाएगा जस्ट 10, 50 का 20% 10, और जो रिमेनिंग 80% है यानी 40 की अमाउंट वो पोस्ट एक्विजिशन में रियलाइज हो जाएगी क्योंकि इन्वेंट्री सेल हो चुकी है। जिस तरह ऐसा डेप्रिशिएट होता है इन्वेंट्री सेल होने पर रियलाइज हो जाती है। इसका जो सेकंड इम्पैक्ट है वो हमारा इन्वेंट्री के ऊपर आना चाहिए, तो करंट एसेट्स के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। फिर इंफॉर्मेशन नंबर 5 है, ऑन 1 जुलाई 2019 यानी मिड ईयर में ML सोल्ड अ मशीन टू PL फॉर ₹55 मिलियन एट अ गेन ऑफ ₹10 मिलियन, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मशीन की 5 ईयर्स थी, तो इस पर अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्योंकि सब्सिडरी ने सेल किया है तो वर्किंग 2 में इम्पैक्ट आएगा। 10 का गेन है और 5 ईयर्स 6 मंथ्स का टाइम है, तो गेन माइनस डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट। 10 को 5 से डिवाइड किया, एक साल की डेप्रिसिएशन, दैट वुड बी 2 इंटू 6/12 1, तो 10 माइनस 1 दैट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ 9। और नॉन करेंट एसेट्स हमारे क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे तो वो भी 9 से कम हो जाएंगे, दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रेलिवेंट आइटम जो है। इंफॉर्मेशन 6 है,
कि JL paid 10% dividend for the half year ended 30th June 2019. PL recorded this as other income. अब क्योंकि हमने ऑलरेडी जो रिटेन अर्निंग का चेंज था वो इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो प्रॉफिट का तो डाटा अवेलेबल नहीं है। तो दो वेज होते हैं इसको इनकॉर्पोरेट करने के, एक ये कि आप प्रॉफिट और OCI का शेयर जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं और डिविडेंड को लेस कर देते हैं। दूसरा ये होता है कि आप चेंज इन रिटेन अर्निंग को डायरेक्टली आपने ले लिया, तो प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों का इम्पैक्ट आ गया। तो अब डिविडेंड की ये इन्फॉर्मेशन हम यूज़ नहीं कर रहे अपनी इस कैलकुलेशन में, इसलिए इसको पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देंगे कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम JL जो एसोसिएट है, इस इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ नहीं की। सेवंथ है कि ड्यूरिंग द ईयर PL मेड सेल्स ऑफ ₹72 मिलियन टू JL। एसोसिएट के साथ सेल परचेज कैंसिल नहीं होती, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि 20% अबव कॉस्ट किया था और 60% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, तो 40% अभी तक सेल नहीं हुई। तो अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा, और पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं लेंगे क्योंकि एसोसिएट है तो शेयर लेंगे। वर्किंग 6 के अंदर इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं। शेयर ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट 72 में से 40% और उस पर 20% मार्कअप है, और शेयर लेना है यानी 25% से मजीद मल्टीप्लाई करना है ताकि एसोसिएट का शेयर इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो 72 को जब 40% से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आई, उसको 20/120 से किया तो मार्कअप की वैल्यू आ गई, और 25% लिया तो शेयर आ गया अनरियलाइज प्रॉफिट का, दैट इज 1.2। इसका सेकंड इम्पैक्ट जो है वो हमारा वर्किंग 5 में जाएगा, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट से ग्रुप की रिटेनिंग को हम कम करेंगे। तो ये एसोसिएट के सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो हम एक लाइन आइटम में एंड में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। इसके बाद है इंफॉर्मेशन 8। As at 31st December 2019, PL has receivable of ₹8 million from JL। तो JL जो है वो एसोसिएट है, एसोसिएट के साथ रिसीवेबल पेएबल को कैंसिल नहीं किया जाता, तो इसको हम पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देते हैं। के बाद इंफॉर्मेशन 9 है जिसमें 10% इम्पेयरमेंट बताई। तो गुडविल की इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। कि 10% के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करेंगे जब कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन 10 है जिसे हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं कि NCI को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। फिर इंफॉर्मेशन 11 है कि PL डिस्काउंट रेट इज़ 14%। ये कहीं पे यूज़ नहीं होगी क्योंकि जो ऊपर कंसिडरेशन गिवन थी वो कंटीजेंट कंसिडरेशन है, वो डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है, तो इसको पार्ट बी के अंदर मेंशन कर देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन का डाटा हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं तो वर्किंग्स को कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमारा ऑलरेडी ये कंक्लूडेड है, इसमें 4 इंफॉर्मेशन हमने मेंशन की जो कि हमने क्वेश्चन में गिवन है लेकिन हमने यूज़ नहीं की। तो वर्किंग 2 का टोटल करते हैं सबसे पहले। नेट एसेट एट एक्विजिशन 1210, पोस्ट एक्विजिशन का टोटल हमारा बनेगा 71, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर 1281। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और NCI का एग्रीगेट कर लेते हैं, दैट वुड बी 1330। इसमें से हमने लेस करना है नेट एसेट एट एक्विजिशन को, जो कि वर्किंग 2 से हमारे पास आएंगे, दिस फिगर 1210। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 120। इस पे 10% का मतलब है कि 12 से इम्पेयरमेंट होगी, और गुडविल 108 की शो होगी। अब इम्पेयरमेंट का सेकंड इम्पैक्ट जो है वो क्योंकि फुल गुडविल है तो वो NCI में भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और रिटेन अर्निंग में भी करेंगे। तो 12 का जो है 20% जो NCI शेयर है वो 2.4 बनता है, और
बाकी जो 80% है वो ग्रुप रिटेनिंग को चार्ज हो जाए 9.6। वर्किंग फोर को कंक्लूड करना है तो अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो हैं वो हमारे 71 के हैं, तो 71 का 20% जो है वो NCI का शेयर है, दैट वुड बी 14.2 और टोटल बन जाएगा 263.8। और बाकी जो 80% है वो पेरेंट का शेयर है, दैट वुड बी 56.8। अब अगर हम एसोसिएट को फाइनल करने की बात करते हैं तो हमारे पास जो टोटल इम्पैक्ट है एसोसिएट का वो देख लेते हैं। तो 35 से पोस्ट एक्विजिशन रिटेनिंग बढ़ी हैं, 1.2 से अनरियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट आएगा, नेट वुड बी 33.8 और इन्वेस्टमेंट हमारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए 203.8 पे। लेकिन ये जो 33.8 है, इन दो चीज़ों का इम्पैक्ट हमने एक ही कंसीडर किया हुआ है, सेकेंड इम्पैक्ट हमारा जो है वो इसका वर्किंग 5 में जाएगा, तो ये डायरेक्ट एक अमाउंट हम लिख सकते हैं 33.8 की। तो इफेक्ट ऑफ एसोसिएट रिलेटेड एडजस्टमेंट्स वर्किंग 6 से 33.8, तो 836 की वैल्यू बनती है। तो ये जो हमने वर्किंग 3, 4, 5, 6 चार वर्किंग्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट किया, तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ले जाते हैं। सबसे पहले हम गुडविल मेंशन कर देते हैं वर्किंग 3 की बेस पर 108 आफ्टर इम्पेयरमेंट, फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 6 की बेस पर 203.8, ग्रुप की रिटेन अर्निंग वर्किंग 5 की बेस पर 836, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग 4 की बेस पर 263.8। तो अब टोटल्स की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल हमारा बनेगा 1503, नॉन करंट एसेट्स को टोटल कर लेते हैं 1814.8, इन्वेंट्री का टोटल करेंगे दैट इज 650, रिसीवेबल्स का टोटल कर लेंगे और कैश का टोटल कर लेंगे। करंट एसेट्स का टोटल हमारा बन रहा है 1320 और फाइनल जो एसेट्स टोटल एसेट्स हैं वो हैं 3134.8। अब इक्विटी का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 2499.8। इसमें हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका टोटल ऐड करेंगे दैट इज़ 635 और ग्रैंड टोटल 3134.8। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इस तरह से टैली हो गई। So that's all for today. Have a good day.